कैसे देखते हैं निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में? देखिए, राजनीति में आना हर किसी का मौलिक अधिकार है। आज भी जनता दल यूनाइटेड में परिवारवाद है। अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं की अपमान करते हैं। कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जहां की परिवारवाद नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, उनके जो अगल बगल के उनका जो इन्वायरमेंट बना रखे हैं, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि इस तरह की बातें उनके मुंह से सुना जाए। एक आप जो हमारे नेता ने सेट करके गए हैं 5 से 10 का, उसका आप कितना दिन गाओगे? वो तो सारा हमारा नेता का किया हुआ है। मेरा सवाल आपसे है आशीष जी, जिस तरह से बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीतिक में निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक जो चेहरा पर्दे के पीछे था वो पर्दे के सामने आ चुका है। आप आज पार्टी के प्रवक्ता भी है, महासचिव है, कैसे देखते हैं निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में? देखिए, राजनीति में आना हर किसी का मौलिक अधिकार है और हर देश के हर नागरिक को राजनीति में अपनी भागीदारी देनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और जहां तक परिवारवाद की बात है, वह हर पार्टियों में परिवारवाद है। एक ढकोसला है कि हम परिवारवाद नहीं करते, वो परिवारवाद करता है। कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जहां की परिवारवाद नहीं है। आज भी जनता दल यूनाइटेड में परिवारवाद है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके सगे संबंधी या तो संगठन में अच्छे पद पे हैं या विधायी में हैं। तो परिवारवाद आज के देश में किसी भी पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बस अच्छे लोग को राजनीति में आनी चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से आरजेडी के तरफ से लगातार हमला हो रही है एनडीए पे या नीतीश कुमार जी पे, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं की अपमान करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या है इसको लेकर, क्या कहना है आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं का सम्मान किए हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि वो क्या बोल जाते हैं जिससे कि लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, उनके जो अगल बगल के उनका जो इन्वायरमेंट बना रखे हैं लोग, जैसा उनके आसपास लोग उनको इतने प्रेशर दे रखे हैं, और एज भी है, तो इतने बड़े लोग हैं, हमारे लिए पिता तुल्य हैं, सम्माननीय हैं। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि इस तरह की बातें उनके मुंह से सुना जाए। बाकी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन ये भी हो रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जो है अपराध की ग्राफ बढ़ा है, अपराध की ग्राफ है। अरे, उसको अपराध का ग्राफ आप कह रहे हैं? आप ये देखिए कानून व्यवस्था का हाल, कि पिछले 15 दिनों में बिहार में 3 से 4 जगह पुलिस वालों पे हमला किया गया। मुंगेर की घटना देखिए, संतोष कुमार जी एसआई थे, उनको पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। तो अब बिहार में अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, वो किससे छुपा हुआ है क्या? आज जनता को छोड़ दीजिए, बिहार में आज के डेट में प्रशासन सुरक्षित नहीं है। और क्या इसका रीजन मानते हैं आशीष जी? इसका क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा रीजन सिर्फ एक है कि पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है, जो सिस्टम के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर जो पुलिस के जवान हैं, एक कांस्टेबल से लेकर के एसएसपी, डीएम, जितने भी लोग हैं, बड़े पदाधिकारी, सारे लोग सक्षम हैं, सारे लोग सक्षम हैं। लेकिन इस सिस्टम में 2-4 लोग ऐसे हैं कि सारे प्रशासन के सिस्टम को पंगु बना रखे। तो उन 2-4 लोगों को चिन्हित करके प्रशासन को चाहिए कि अपनी छवि को फिर से सुधारे। 2005 से 2010 का जो शासन काल है, जिसमें आदरणीय आरसीपी सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे,
बिहार में प्रशासन, और आज हमेशा कहा जाता है 2005 से 2010 का जो बिहार का काल था वो स्वर्णिम काल था। आपको कितने कार्य हुए, उस बिगड़े हुए बिहार को पटरी पे लाया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया, स्टूडेंट को स्कूल में लाने के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाई गई, टीचर की वैकेंसी आई पहली बार 3.5 लाख उस समय। तो हर क्षेत्र में आदरणीय आरसीपी सर ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया और उसका फॉलो अप करा करके हर काम को किया। आज वही 2005 से 10 का सबको दिखा करके एनडीए वाले कहते हैं कि मेरा सत्ता है। अरे 2005 से 10 के बाद आपने क्या किया ये बताए ना। 15 से 20 वाले में क्या किया, 20 से 25 वाले में क्या किया। एक आप जो हमारे नेता ने सेट करके गए हैं 5 से 10 का, उसका आप कितना दिन गाओगे? वो तो सारा हमारा नेता का किया हुआ है। आपका क्या किया हुआ है? आपका कुछ नहीं किया हुआ है। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी थी तो 2005 से 10 की बातें आज होती। आज उस तरह से कानून व्यवस्था क्यों नहीं है? आज उस तरह से महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है? आज उस तरह से स्टूडेंट स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? आज शिक्षक का हमेशा प्रदर्शन क्यों होते रहता है? लाठियां स्टूडेंट पे क्यों चल रही है? अरे जिसका लोकतांत्रिक तरीके से कोई मांग कर रहा है उस मांग को मानिए। नहीं तो स्टूडेंट आपके हैं, आप उनको समझाइए। हमारे भाई है ना, हमारे परिवार है ना स्टूडेंट। टीचर हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, वो हमारे घर के सदस्य हैं। उनपे हम लाठी मारेंगे क्या? आप बताइए प्रमोद जी, आपके बच्चा अगर आपसे जिद कर जाए कि मुझे टॉफी चाहिए ही चाहिए, तो क्या उसको मारने लगोगे? उसको समझाओ कि बेटा टॉफी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा हानिकारक है। क्या आप लाठी मारोगे? जितने भी लोग प्रदर्शन करते हैं हमारे घर के हैं ना। जी आशीष जी, आज आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक आप लोग खुद एनडीए और जेडीयू का हिस्सा रह चुके हैं। देखिए हम लोग जब तक जेडीयू के हिस्सा थे, जब तक हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि जो 5 से 10 का जो शासन काल था उस तरह से ही शासन काल चलाया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास कुछ ऐसे भुंजा पार्टी लोग बैठ गए जो कि बिहार का भला नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार का भला चाहे और भगवान से दुआ है वो स्वस्थ रहें। बिहार का मार्गदर्शन किए हैं इतने दिन, हमेशा स्वस्थ रहें, हम लोगों के बीच में रहे। लेकिन जो सिस्टम आज उनके आसपास बना है वो बिहार का भला नहीं चाहता। प्रॉब्लम वहां है, सिस्टम। उनके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं सिर्फ अपना भला चाहते हैं, बिहार का भला नहीं चाहते। आप बताइए ना कितना शर्मनाक है कि एक एसआई को पीट पीट कर मार दिया जाए। किसी अपराधी की इतनी हिम्मत हो गई ना। पुलिस प्रशासन की वर्दी को देख करके अपराधी बिल में घुस जाते थे। बिहार छोड़ दिया था 2005-2010 के रीजन में, आप सबको पता है। कोई अपराधी बिहार में नहीं रुका था, सब भाग गया था या जेल के अंदर था। और आज हिम्मत है बिहार पुलिस प्रशासन जाता है किसी मामले को सुलझाने के लिए और उसी को पीटा जाता है और मार दिया जाता है। इससे शर्मनाक और क्या होगा? जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि घटना के बाद कार्रवाई होती है। अरे भैया घटना होती क्यों है? शर्म नहीं आती है क्या ये बोलने में घटना के बाद कार्रवाई होती है? इतना हिम्मत कैसे हो गया किसी को कि घटना कर दे? ये सोचनी है ना कि घटना होनी ही नहीं चाहिए। वो भी पुलिस प्रशासन को मार देगा। सुनिए जी सुनिए, अब आप लोग क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या बिहार में? 100% पूरे सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आदरणीय आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई मुगालते में ना रहे। लेकिन जहां आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, तो उनके मुकाबले फिर कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए जनता एक विकल्प खोज रही है। पढ़े लिखे सुलझे हुए नेतृत्व का तलाश है बिहार की जनता को और वो नेतृत्व आदरणीय आरसीपी सिंह जी के नेतृत्व में मिल चुका है बिहार को। और नवंबर 2025 में देखिएगा बिहार को एक नई आगाज मिलेगी। नए नेतृत्व के साथ गांधी मैदान में आदरणीय आरसीपी सिंह जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। लेकिन वहां पे एक और पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, वो भी एक विकल्प के रूप में ही अपने आप को देख रही है प्रशांत किशोर जी का।
क्या कहेंगे हर आप? किसी को, मैं पहले ही बोला, हर किसी को राजनीति में आनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। कोई काम कर रहा है उससे क्या, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन जनता की मुद्दे और जनता की बात कौन कर रहा है? हमारी पार्टी प्रचार पे ध्यान नहीं देती है, हमारी पार्टी काम करने पे ध्यान देती है। हमारा हर जगह सम्मेलन चल रहा है, आप उठा करके देख लो उस सम्मेलन को, कोई ऐसा सम्मेलन नहीं जहां की मेरा ग्राउंड नहीं भरा हुआ था। सब गरीब गुरबे लोग हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जनता अपने साथ आ रही है, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। लोग हमारे नेता को देखने सुनने आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आप, भाई आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम हैं। तो जब जनता चाह लेगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैनेजमेंट। क्या मुद्दे क्या होंगे अगर आप लोग पार्टी में आते हैं तो? बिहार के मुख्य मुद्दे जिसको लेकर आप लोग आएंगे जनता के बीच में। हमारी पार्टी के 4-5 मुद्दे मुख्यतः हैं। एक तो सबसे पहले रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लोग कहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं लग सकते। बिहार में एक कलम से बिना 1 रुपए खर्च किए हुए 5 लाख नौकरी सृजित की जा सकती है गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में। 5 लाख, पूरी जिम्मेदारी के साथ करा, सिर्फ एक साइंस से 1 रुपए खर्च नहीं है, हम लोगों के पास उसका है। जितना आपका नोएडा का है, बेंगलोर का है, पुणे का है, आईटी हब पट बिहार आ जाएगी एक साइंस से। वहां नौकरी कौन करता है जी? नोएडा में कौन आईटी हब में है, कौन बेंगलोर में आईटी हब में है, कौन पुणे में है, कौन और अदर जगह आईटी में है? अगर हम उसको वो सुविधा वहां दे देंगे, कोई क्यों हम दिल्ली में आज हैं, अगर हमें वो सुविधा मिलती, मैं दिल्ली क्यों आता, मैं अपने घर पे रहता ना। आप हैं, आप क्यों आते? अगर आपको वही सुविधा सारी चीजें मिल जाए तो आप वहीं से काम करोगे। तो सिर्फ एक साइन की जरूरत है। दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई मुझसे कहे मैं चुनाव के बाद पूरा हमारे पार्टी के पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, किस तरह से 1 रुपए खर्च नहीं है, 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। दूसरी बात, महिलाओं के लिए जो महिला वृद्धा पेंशन है, वो आप कितने कम देते हो? एक माता को उससे क्या होगा? कम से कम 2,500, 3,000, 4,000 रुपए देना चाहिए। किसानों के लिए आपने क्या किया? आप वैज्ञानिक खेती का काम करो ना। एक भी वैज्ञानिक खेती का वो प्लांट वहां नहीं लगा हुआ है। किसानों के लिए वैज्ञानिक खेती करो। मोकामा टाल जो दलहन के लिए माना जाता है, आप फतुहा से लेकर के बढ़िया तक मोकामा टाल है, उसको एक फसल के लिए आज तक शर्म आती है कि आज भी उस मोकामा टाल में सिर्फ एक फसल होता है। सरकार को इतने दिनों में ऐसी करनी चाहिए थी कि वहां 2 फसल या 3 फसल होनी चाहिए। जैसे ही 2-3 फसल होगा, किसान की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप उत्तर बिहार चले जाओ, 20 साल से आप सत्ता में हैं, 15 साल आपके बड़े भैया थे सत्ता में, 35 साल से आप दोनों सत्ता में हो, और उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या का निदान नहीं किए हो। कभी कहते हो केंद्र के साथ है, अरे 90% तो केंद्र का ही शासन रहा बिहार में, कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का। आप दोनों उसके भागीदार हो, तो कौन कहेगा भाई, कौन करेगा? वो केंद्र कहां से आएगा? अमेरिका से? यहीं का केंद्र करेगा ना। उसका सॉल्यूशन ये, जैसे ही बाढ़ की समस्या का निदान हो जाएगा, उत्तर बिहार के किसान खुशहाल हो जाएंगे। उसी तरह से आप गए वाले रीजन में चले जाइए, किसानों के लिए गर्मी इतना ही पड़ती है, वहां जो पानी का बढ़िया से विस्तार किया जाए, पटवन की व्यवस्था किया जाए, तो वहां के किसान खुशहाल हो जाएंगे। चौथी सबसे पहली, सब मुझे ये बात पहले बोलना चाहिए, बिहार में टंगस्टन और सोने, आप इस चीज को मीडिया भी नहीं चलाती है, पता नहीं क्यों नहीं चलाती है, लेकिन बिहार में टंगस्टन और सोने का खादान है, आज तक कोई नहीं चलाया है। जमुई से लेकर के गया के रीजन में सोने का खादान है, और एक केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट में है। जब आदरणीय आरसीपी सर केंद्र में स्टील मिनिस्टर थे, तो उनके अंडर में एक पीएसयू है, एमएसटीसी, उसका काम ही है कि देश में कहां कहां खादान है, उर्वरा है, उसकी खोज करना।
एमएसटीसी ने रिपोर्ट दिया है कि बिहार के जमुई में सोनोहो से लेकर के गया तक टंगस्टन और सोने का खदान है। अगर उसकी खुदाई आज हो जाती, आज आप टंगस्टन निकालोगे और सोना अगर निकालने लग गए तो बिहार कहाँ खुशहाल होगा, कितनी खुशहाली होगी आप सोचिए। कोई न मीडिया उस चीज को उठाता है, हमारे नेता हर मीटिंग में बताते हैं कि यहाँ सोना टंगस्टन है, अबरक है, हम उसको निकालेंगे ना। हम हर काम को उस तरह से करेंगे। अगर एक खदान को चालू करने में कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ये बताइए। आज बिहार का एक नेता उसके लिए बात करने के लिए नहीं तैयार है। क्या किसी को नहीं मालूम है? सरकारी डॉक्यूमेंट में है, वो आपका रिपोर्ट है, तो कोई गलत है क्या? आप उस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो? अगर मैं गलत हूं तो आप सार्वजनिक करो उस रिपोर्ट को कि सोना और टंगस्टन है कि नहीं है। क्यों नहीं किया जाता आशीष जी? क्या लगता है आखिर ये सब क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? कहाँ पे ये है कि बिहार के लोग को सिर्फ मजदूर की मंडी बना के रख देना है। बिहार के लोग डेवलप नहीं कर पाए, हमें तो यही लगता है और कुछ नहीं। और बिहार के नेता भी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग डेवलप कर पाए। हमारे नेता हैं वो सोना खोजे हैं और उस सोना के खदान का खुदाई करके सोना निकालेंगे। आपको 25 से 30 के रीजन में मुख्यमंत्री बनते ही उसकी खदान की शुरुआत होगी और 30 से पहले प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है आशीष जी, राहुल जी तो जुड़ नहीं पाए, फिर उनसे अगर चर्चा होती है तो फिर आपको जोड़ेंगे। जरूर, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद।